हेलो, गुड इवनिंग। आज ये हमने क्लास शुरू कर दी है और इस क्लास का जो एजेंडा है हमारा, हमें दो एक्ट कवर करने हैं। और दो जो एक्ट हैं वो बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हालांकि डी का पार्ट है, मॉड्यूल डी का पार्ट है। लेकिन क्योंकि इस सेशन में हमें अभी देखते हैं कि बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस कितना हो पाता है। अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैं जो सैटरडे को क्लास लूंगा उसमें हो सकता है कि ए और बी मॉड्यूल भी कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप 7-8 घंटे बैठने की हिम्मत रखते हैं तो इस तरह से ये पूरी बुक आपकी हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी चीजों को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास में जो है कोशिश करिएगा कि बने रहें। अगर क्लास में बने रहेंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, तो इस टॉपिक में जो हमें सबसे पहले कवर करना है वो कवर करना है सेल्स और सॉरी बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस। अब आपको सबसे पहले, जैसे मैं सारे लेक्चर में बोलता हूँ कि भाई ये एक्ट क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या क्यों आपके सिलेबस में डाला हुआ है, आप एक ब्रांच मैनेजर हैं और एज ए ब्रांच मैनेजर आपको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए जिससे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे बाहर आ सकें उस प्रॉब्लम से। तो उस एक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक्ट भी है आपके लिए, क्योंकि ये शायद जो आज हम बात करेंगे वो आज तक आपने वो बातें कभी ना चर्चा करी होगी, ना ही वो बातें सुनी होंगी। ठीक है, तो हमारा ये एक्ट है, सामने स्क्रीन में आप देखिए कि बैंकर्स बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। यानी बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट से मतलब क्या हुआ? देखिए, बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिस्टम को फॉलो अप किया जाता है कि क्या चीज हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमको कुछ भी रिकॉर्ड रखना है तो हम उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर, जब हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसको कोर्ट में ले जा करके अपनी चीजों को दिखा सकते हैं। यह हमारा जो जज है वो जज हमारी उन बुक्स को एक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता है। उसका रीजन मैंने बताया, उसका रीजन ये है कि हम लोग एक सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसकी वजह से उसकी वजह से जज लोग भी हमारे सिस्टम को एक फॉलो करते हैं, हमारे इस सिस्टम का यूज करते हैं, उसकी बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरेटिकल पार्ट पर आते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्चुअलिटी आपको समझाई कि किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक एक्ट की बात है तो ये एक्ट है 1891 का, यानी अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। और बैंकिंग हमारी जो डेवलप हुई थी आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेजों के समय से। 1881 का हमारा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बताइए। 1872, 1832, कितने एक्ट हमारे 18 के यूज होते हैं। बहुत सारे एक्ट तो अभी नए बने हैं या अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन ये भी, ये जो एक्ट है ये हमारे जो ये है जैसे वाज इनेक्टेड टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस एस्पेक्ट ऑफ बैंकर्स बुक। तो एविडेंस के लॉ को इंप्रूवमेंट करने के लिए, और यहाँ पर बैंक के लिए वेरियस रजिस्टर इन चीजों का है, लेकिन आज के नए टाइम में फ्लॉपी, सीडी, डिस्क, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन आई हमारी कि कहाँ जूरिसडिक्शन, एप्लीकेबिलिटी बोलते हैं, जोग्राफिकल जूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो कई बार बताया है कि अभी जे एंड के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब सब जगह हो गया है। ठीक है, दूसरा, इसमें कोई भी कंपनी, तो कंपनी वो है जो बैंक कंपनी एक्ट के थ्रू है, जो अभी नया वाला आ गया है इंडियन कंपनी एक्ट जो 2013 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर कॉरपोरेशन का मतलब ये है, कॉरपोरेशन बेसिकली क्या होते हैं आप समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉरपोरेशन। कोई बता सकता है कंपनी और कॉरपोरेशन में क्या फर्क है? कंपनी एंड कॉरपोरेशन में क्या फर्क है?
आंसर करिए। सर कंपनी आरओसी में रजिस्टर होता है और कारपोरेशन पार्लियामेंट से पास होता है। और कॉरपोरेशन? पार्लियामेंट से पास होता है सर। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ ठीक है। इंडिया का रहता है। हाँ, बेसिक चीज आपने बिल्कुल ठीक बताई कि कंपनी जो है, कंपनी रजिस्टर होती है, लेकिन जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन किसी पार्लियामेंट के द्वारा, तो सेंट्रल लेवल पे वो पार्लियामेंट, स्टेट लेवल तो असेंबली होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा पास किया हुआ एक बनाया कंपनी समझ लो। अब बात आती है, क्या कॉरपोरेशन कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट है? नहीं सर। नहीं। अच्छा, आप मेरे क्या क्वेश्चन है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है? कंपनी और कॉरपोरेशन का फर्क बता रहा हूं, आगे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। कॉरपोरेशन स्टैट्यूट द्वारा या गवर्नमेंट की लॉ लॉ के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन वो चाहे तो अपने आप को कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड करा सकता है। उसका उदाहरण है ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ओएनजीसी तो बिल्कुल देखो ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन, लेकिन उसने अपने आप को कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा। उसका रीजन क्या है? जब ग्लोबली आप अपने आप की पहचान वो करना चाहते हैं, आप अपने वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कराना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक कंपनी एक्ट की तरह रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉरपोरेशन में भी बात हो गई हमारी। और देखिए आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसने कॉरपोरेशन बोला है। क्यों बोला है कॉरपोरेशन? क्योंकि 1955 का एक एक्ट के दौरान, एक्ट से 1955 में एक एक्ट पास हुआ, तब बना। ऐसे ही एलआईसी 1956 में बना। तो ऐसे ही ये सब जितने वो हैं, सब वो मिलके वो करते हैं, ठीक है। अब बैंक और बैंकर की बात है कि जितने कंपनी या कॉरपोरेशन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, या कोई पार्टनरशिप या इंडिविजुअल हुज बुक्स प्रोविजन ऑफ एक्ट आर मेड एप्लीकेबल। तो अब यहां पे बोला कि बैंक और बैंकर का मतलब यहां पर है कोई पार्टनरशिप या इंडिविजुअल जिनकी बुक्स, हुज बुक्स प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल, यानी जिनकी बुक्स को हम इस एक्ट में कवर कर सकते हैं, ठीक है। एनी पोस्ट ऑफिस और मनी ऑर्डर ऑफिस, ये भी इस एक्ट के तहत बैंक या बैंकर की तरह माने गए, ठीक है। बैंकर्स बुक्स इंक्लूड, अब यहां पे देखना, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी कभी आप उसमें गड़बड़ करते हो। लेजर, डे बुक, कैश बुक तो सबने सुना हुआ है, लेकिन आज के टाइम में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा का जो सिस्टम है वो भी इसमें आएगा। यहां तक कि आपका जो क्लाउड स्टोरेज है ना, आपके सर्वर में जो स्टोरेज है, ऑफ साइट में है, ऑन साइट में है, बैकअप में है, सारी चीजें अब आ गई इसमें। लीगल प्रोसीडिंग मीन्स, तो लीगल प्रोसीडिंग का मतलब है जो एनी इन्वेस्टिगेशन, एनी आर्बिट्रेशन, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग, इन सब को लीगल प्रोसीडिंग माना गया। और यहां पर इंक्वायरी ऐसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अच्छा, अब मुझे कोई बात ही बताओ, हमारी लास्ट क्लास जितने लोगों ने लिए, हम एक 1908 के भी एक्ट की बात करते हैं, कोई बता सकते हैं वो कौन सा है? बार बार बात करिए, सेबी में बात करिए, इरडाई में बात करिए, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बात करिए, ठीक है, सरफेसाई में बात करिए, डीटी में बात करिए। और जब भी बात करिए तो ये बोला है कि स्पेशल पावर्स दी गई हैं उनके जजेस को पार्टी को सम्मन करने के लिए, बुलाने के लिए, उनकी बुक को चेक करने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। वो 1908 के कोड ऑफ सिविल है, यहां पे क्रिमिनल है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर से मतलब क्या हुआ? देखो, दो कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट, दीवानी और फौजदारी। तो जो कोर्ट हमारे सिविल कोड है, सिविल 1908 से गवर्न करते हैं, और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर है उनको 1920 करते हैं।
अंडर एनी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज फॉर पर्पज ऑफ मजिस्ट्रेट। अब कोई मजिस्ट्रेट, भाई वो भी एक कोर्ट की तरह काम करता है, एनी लॉ सच अदर पर्सन टू बी ऑथराइज शुड नॉट बी ए मजिस्ट्रेट। अब यहां बोला सच अदर पर्सन टू बी ऑथराइज शुड नॉट बी अ मजिस्ट्रेट। अब यहां पे क्या बोलता है, इस पॉइंट को जरा दोबारा देखिए जरा। पहले तो उसने बोला अंडर एनी और एनी अदर पर्सन ऑफ पर्पज ऑफ बाय द मजिस्ट्रेट, तो इसने बोला एनी अदर पर्सन ऑथराइज फॉर द पर्पज ऑफ मजिस्ट्रेट, कोई और आदमी जिसको मजिस्ट्रेट की तरह ऑथराइज किया गया है। अब की तरह होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम बोलते हैं, ठीक है, ये कोर्ट वाले मजिस्ट्रेट हैं। बाय एनी लॉ, किसी जो प्योरली मजिस्ट्रेट है उसकी बात यहां पर नहीं की गई है, ठीक है। कोर्ट अगर किसी को मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता चलेगा, लेकिन जो सिंपल मजिस्ट्रेट है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन लोगों के लिए ये लीगल प्रोसीडिंग वो अलग मानी गई है। द डेफिनेशन ऑफ वर्ड लीगल प्रोसीडिंग इज वेरी वाइड, और इसको बोला हुआ बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। कोर्ट का मतलब पर्सन ऑफ पर्सन बिफोर whom a legal proceeding is held or taken। तो कोर्ट का मीन्स क्या है, मीन्स द पर्सन और persons बिफोर whom a legal proceeding is held or taken। ये मुझे कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट कुछ गलत लग रहा है। लीगल प्रोसीडिंग इज हेल्ड और टेकन, ये यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है मेरे को, ये कोर्ट नहीं है, क्योंकि जिसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग होगी उसे कोर्ट थोड़ी बोल देंगे। या यहां पे ऐसा बोला जाएगा, अच्छा ठीक है चलो सुनो बात को, ये बोला ऐसा व्यक्ति या लोग जिनके सामने लीगल प्रोसीडिंग हो रही है उसको कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया अब। यानी ऐसा प्लेस जिसके सामने कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो उस चीज को क्या बोला हुआ, कोर्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है सीजीएम कोर्ट, और आपका जूनियर मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो ऐसे जो कोर्ट होते हैं, जज होते हैं, उनके कोर्ट को मीन्स हाई कोर्ट का जज। अच्छा, नीचे वालों को क्या नाम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज या मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट के सामने जो हियरिंग होती है, यानी जिस समय पर पूरे उस केस के एविडेंस लिए जाते हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहस होती है, बहस के बाद क्या होता है, डिसीजन होता है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन होता है, कोई केस आपने लगाया, ट्रायल का मतलब होता है फिर आपके वो एविडेंस को देख रहा, ले रहा, जो जो एविडेंस है उसको चेक कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होती है, डिबेट होती है, और डिबेट के बाद वो सब कुछ होता है, ठीक है। फॉर द डेफिनेशन ऑल्सो, इफ अर्लियर डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट आर कंसिडर टुगेदर, द स्कोप ऑफ द वर्ड ट्रायल इज मच वाइडर। चलो, सर्टिफाइड कॉपी, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इस एक्ट के तहत सर्टिफाइड कॉपी उसको बोला, क्योंकि कोर्ट जब भी जज कोई डिसाइड करेगा तो उसको उससे रिलेटेड सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। भाई हर चीज का ओरिजिनल तो ला नहीं सकते, तो सर्टिफाइड कॉपी लाएंगे, ठीक है। इफ मेंटेन इन रिटर्न फॉर्म, अब देखो सर्टिफाइड कॉपी में एक बात ध्यान रखना, ए कॉपी ऑफ एनी एंटिटी ऑफ सच बुक्स टुगेदर विद ए सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट नोट सच कॉपी मेंशन दैट। तो अब कोई भी ऐसा रिटन जो मेंटेन किया हुआ है जिसके नीचे ये लिखा जाता है क्या, इट इज ए कॉपी ऑफ सच एंट्री, कि ये हमारे बैंक के 25 अगस्त के कैश पेमेंट का स्क्रॉल है, तो आपने उसका फोटो किया, उसमें लिख के दैट सच एंट्री इज कंटेन्ड इन वन ऑफ द ऑर्डिनरी बुक हो, और वो एंट्री हमारी बैंक की ऑर्डिनरी बुक में होनी चाहिए। दैट सच एंट्री वाज मेड ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हमारा जो कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, टाइमिंग है कितना, मान लिया 10 बजे से लेके 5 बजे तक। अब मान लिया रात के 11 बजे उसने कोई एंट्री कर दी, तो उसको किसी चोर ने जाके एंट्री कर दी, तो उसको नॉर्मल कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं मानेंगे। यानी आप जो एंट्री कर रहे हैं वो एक अधिकारी के रूप में कर रहे हैं, और बैंकिंग
कर रहे हैं तो उसे कोर्स ऑफ बिजनेस की एंट्री मान रहे, दैट सच इज स्टिल इन द कस्टडी ऑफ बैंक, और वो बुक आज बैंक की कस्टडी में है। अब आपको ये जो क्वेश्चन, ये पॉइंट आया, बैंक की कस्टडी से कौन सी बुक बाहर चली जाती है, कुछ बताएगा? बैंक की कस्टडी से कौन सी बुक बाहर चली जाती है? पासबुक। पासबुक। बहुत बढ़िया आंसर दिया। अरे बाबा, बैंक की बुक, पासबुक तो कस्टमर की बुक है। डाक बुक। जो डिस्ट्रॉय कर देता है, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है ना, उसकी पॉलिसी है, अगर वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब बैंक की कस्टडी में नहीं रहा, अब तो वो कबाड़ी की कस्टडी में आ गया, और जो चीज कबाड़ी की कस्टडी में आ गई उसको कोर्ट विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, आगे। एंड इफ द कॉपी वाज ऑब्टेन बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से, अदर प्रोसेस का बोला इलेक्ट्रॉनिक, then itself ensure the accuracy of copy of further certificate। अब मान लिया उसने सीडी दे दी, उसमें क्या सीसीटीवी फुटेज है, तो अब उसके फोटो स्टेट तो निकल नहीं सकते, तो उसके साथ में क्या देगा, वो एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो मैं दे रहा हूं आपको, ये उस डेट की कॉपी है। क्लियर हो गई बात? If after taking out the copy from the books of the bank, the original books are destroyed during usual course of bank business, further certificate to। अब कई बार क्या होता है कि आप कॉपी तो आपने दे दी, लेकिन क्या हुआ, अगले साल कबाड़ी आ गया और उसने डिस्ट्रॉय कर दी, उस कंडीशन में क्या है, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, द ओरिजिनल बुक्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द यूजुअल कोर्स ऑफ बैंक बिजनेस, फर्दर सर्टिफिकेट देते जाता है कि हैविंग डिस्ट्रॉयड द बुक इज नेसेसरी। ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कोई एविडेंस दे रखा है और एविडेंस देने के 3 साल केस तो चल जाते हैं, 5-7 साल, उस कंडीशन। ईच सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव शैल बियर द डेट एंड शुड बी साइंड बाय द प्रिंसिपल अकाउंट और मैनेजर ऑफ द बैंक इन द डे। तो कोई भी सर्टिफिकेट जब जाएगा तो ये जरूरी होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क, टेप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ नहीं, क्लाउड पे कहीं पर भी है, तो उसमें क्या है, उसका प्रिंट आउट हो सकता है। और एक कॉपी ऑफ सच प्रिंट आउट, इट शुड कंटेन ए सर्टिफिकेट हैविंग ऑल कंटेंट डिटेल इन सब पैरा, जो ऊपर बताया था कि भैया ये हमारे वहां से उस रिकॉर्ड का कॉपी है। क्लियर हो गई बात? अगर मैकेनिकल फॉर्म में गई रखी हुई है कोई चीज, ए प्रिंट आउट ऑफ द एंट्री ऑफ द बुक्स ऑफ बैंक स्टोर्ड इन माइक्रोफिल्म और तो जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है वो कहीं सेव किया हुआ है। In any other mechanical or electronic data retrieval mechanism obtained by mechanical other process, it should contain the certificate। उसमें क्या है कि वो जो ऊपर बोला था कि भाई ये हमारे वहां इस चीज में ये रिकॉर्ड है, तो उसमें। अच्छा, अब आती बात कंडीशन इन प्रिंट आउट। तो कई बार प्रिंट आउट भी होते हैं, तो प्रिंट आउट में मतलब द बुक्स ऑफ बैंक आर नॉट हैंड रिटेन एंड कॉपी आर टेकन बाय वे प्रिंट आउट, द कॉपी मस्ट बी। अगर वो हाथ से लिखी हुई नहीं है, प्रिंट आउट है, भाई आजकल तो लगभग सब प्रिंट आउट है, थोड़ी बहुत चीजें आप कैश में हैंड से चलती। अ सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल अकाउंटेंट और मैनेजर टू द इफेक्ट दैट इट इज ए प्रिंट आउट ऑफ सच एंट्री और ए कॉपी ऑफ सच प्रिंट आउट, तो वो सर्टिफिकेट देगा और एक सर्टिफिकेट देगा। अगर वो इंचार्ज है कंप्यूटर सिस्टम का कोई, तो कंप्यूटर वाले में क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वो बोलेगा कि भैया हमारे वहां जो डेटा इस वाले सर्वर में स्टोर है, ये उसकी कॉपी है। ठीक है, द सेफगार्ड अडॉप्टेड बाय द सिस्टम टू एंश्योर दैट डाटा एंटर्ड और एनी अदर ऑपरेशन परफॉर्म इज ओनली बाय ऑथराइज, केवल ऑथराइज ऑफिसर दे सकता है। सेफगार्ड अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द डिटेक्ट अनऑथराइज चेंज इन डाटा, तो ये भी देखना है कि भैया इसमें कोई बदलाव तो नहीं हो गया होगा। और द सेफगार्ड, भाई ये सबके सेफ उसको वो देने हैं कि ये जो मैं डेटा दे रहा हूं ये ऐसे ऐसे सुरक्षित है, इसको कोई एंट्री नहीं कर सकता, ये तब से लॉक एंड की में है, इस तरह का। ये सॉफ्टवेयर वायरस प्रूफ सॉफ्टवेयर है, इसमें एंटीवायरस है, इस तरह। द मैनर इन विच द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और रिमूवल मीडिया लाइक दैट। अब वो ये भी बोलेगा कि भैया ये ओरिजिनल चीज से डेटा मैंने कैसे कॉपी किया है, ये भी बताएगा। ठीक है, द सच मोड, आपको सुनने में बोरियत हो सकती है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसी बोरियत वाले से आएगा।
इसलिए कानों के अंदर को आवाज पहुंचा दीजिए, खन खन करके होती है ना, ऐसे एक एक शब्द आपके कानों में जाएगा तो आपका 7 दिनों में LRB हो जाएगा। और 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, 60 प्लस भी, कई लोगों के 60 चाहिए, कई लोगों को। तो कोशिश करो किसी तरह हो जाए, और 50 प्लस आए तो एक पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा ये वाला, ठीक है। द मोड ऑफ वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द डाटा हैज बीन एक्यूरेटली ट्रांसफर। अब ये भी वेरीफाई करना है कि हमने इस मेथड से डेटा लिया है, बिल्कुल सही आया होगा, आधा छूट नहीं गया होगा। द मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन सच डेटा स्टोरेज डिवाइस, कि भैया वो जो डेटा स्टोरेज डिवाइस है उसको कैसे पहचानेंगे, तो वो लिखेगा कि हमारे वहाँ इस नंबर से एक CD रखी हुई है। द अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज एंड कस्टडी ऑफ सच स्टोरेज डिवाइसेस, उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं। द सेफगार्ड, सेफगार्ड मतलब कि क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी टेम्परिंग विद द सिस्टम, क्या उन्होंने कोई ऐसा तरीका अपना रखा है कि इसमें कोई अगर बदलाव हुआ तो हमें तुरंत मालूम हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर फैक्टर विच विल वॉच फॉर द इंटीग्रिटी, मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर जिससे एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी पे शक हो जाए उसको डिक्लेयर करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। In addition to our further certificate of required to be person in charge computer system to the best of his knowledge and belief such computer system operated properly at the material time, और he was provided with the all relevant। तो कहने का मतलब वो कहेगा कि ये जिससे भी मैंने डेटा लिया है ये प्रॉपरली ऑपरेट होते हैं, इसमें कोई भी बाहर से इंट्रूजन नहीं करता है, समय समय पर ऑपरेट होते हैं, और ये जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो मेरी तरफ से अपेरेंटली क्या है, अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है। अब बात आती है मोड ऑफ प्रूफ ऑफ सर्टेन एंट्रीज इन बैंक्स बुक। क्या बोलता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन द बुक्स बैंकर्स बुक सेल एंड लीगल इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग बी रिसीव्ड एज प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें एक प्राइमा फेसिया मतलब दिखते ही वो एविडेंस जैसा दिखना चाहिए, जैसे कि भैया मैं तो आपके वहां बैंक में 16 तारीख को बैंक में आया था और 3 घंटे बैंक में रहा था और मैंने अपने यहाँ से विड्रॉल निकाला था। तो आप क्या क्या दोगे, उसके विड्रॉल का बाउचर दोगे, उसका अकाउंट का स्टेटमेंट दोगे, और CCTV फुटेज भी दे सकते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ था ये, ठीक है। Further, it shall be admissible as evidence to all matter, transaction, accounts, they are recorded in every case in the original entry। तो ओरिजिनल एंट्रियां जो होती हैं, अब रफ कॉपी में लिखा हुआ नहीं, ओरिजिनल जो एंट्रियां होती हैं उन्हीं को आप वो मान सकते हैं, ठीक है। एक केस का जिक्र किया हुआ है, चंद्रधर गोस्वामी वर्सेस गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड make a personal mere entries in the books of account are not sufficient even though the books of accounts are kept in regular course of business, there has to be further evidence to prove payment of the money। अब बुक में तो लिखा हुआ है कि भैया ये तो विड्रॉल से आया था, इसका विड्रॉल है, अब पता लगा वो विड्रॉल तो कैश अफसर ने ले लिया, समझ रहे बात को। मतलब बुक से ही नहीं प्रूफ होगा कि वो वहां था, बुक से तो सिर्फ ये प्रूफ होगा इसका खाता डेबिट हुआ है, उसने पेमेंट लिया या नहीं लिया उसके लिए फर्दर वो जज मांग लेगा। भाई आजकल तो CCTV फुटेज मांग सकता है ना। बाय द बैंक which appears in the books of account make person liable except where the person accept the characteristics of the, और कब है, अगर वो सामने वाला बंदा कहता नहीं है ठीक है तो चलेगा, और नहीं है तो फिर फर्दर हो। केस इन विच, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफिसर ऑफ बैंक नॉट कंपेलिंग, मतलब आप किस कंडीशन में ऑफिसर को से कागज नहीं मांगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी प्रोसीडिंग वेयर द बैंक इज नॉट ए पार्टी। अब मान लिया राम और श्याम की लड़ाई हुई, उस कंडीशन में नो ऑफिसर ऑफ बैंक शैल बी कंपेलेबल टू प्रोड्यूस एनी बैंकर्स बुक कंटेंट ऑफ विच कैन बी प्रूव्ड अंडर दिस एक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब यहां पे एक बात देखना, उसने बोला हुआ है कि अंडर दिस एक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, सिमिलरली no officer of the bank shall be called as witness to prove the matter, transaction or account recorded in certified copy, however the court may order otherwise in special case। तो एक अब देखो कितना
इंडिया के कानून या दुनिया के कानून में एक बड़ा खतरनाक शब्द है। खतरनाक शब्द क्या है, कोई बताओ तो। बोलो कौन सा खतरनाक शब्द है। विटनेस सर। हैं? मजा विटनेस। आएगा जब मैं आंसर करूंगा। एक तो अदरवाइज दे दिया, ठीक है। इसमें आंसर दिया यूट्यूब वालों ने अदरवाइज। अदरवाइज से भी खतरनाक पता क्या है, कोर्ट ऑर्डर। हावेवर। क्या होता है, कोई भी जब कानून बनता है ना, उसने कहा कि अगर उसने बंदूक हाथ में ली थी तो उसे दोषी माना जा सकता है। फिर लिखा हावेवर, उसको ऐसा करते हुए किसी ने देखा हो। फिर लिखा होगा हावेवर, कोई दूसरा वाला मना कर देगा तो नहीं मानेंगे। फिर बोला हावेवर, मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी कानून जब बनता है तो कोर्ट में हावेवर वर्ड जो होता है लास्ट तक, उस पहली लाइन को छोटा करता चला जाता है। तो यहां पर भी वही बात है, पहले उसने कहा भैया नहीं देंगे जहां पे बैंक को पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन हावेवर कोर्ट में ऑर्डर अदरवाइज फॉर स्पेशल केस में। अब मान लिया कई बार होता है ना, किसी का भाई फांसी होने वाली किसी को, ठीक है, फांसी होने वाली है, वो कहता भैया मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया, दिन भर ब्रांच मेरे के साथ चाय पी रहा था। तो ऐसे कंडीशंस में कोर्ट ऑर्डर करेगा तो वो एविडेंस मंगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हावेवर का मतलब समझ गए। चलो आगे देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय ऑर्डर। अब कई बार क्या होता है, उसने वो तो दे दिया, कोई सर्टिफाइड कॉपी दे दी, लेकिन अपोजिट पार्टी वाली परमिशन लेना चाहती कि नहीं साहब मैं तो जो है ओरिजिनल देख के आऊंगा, क्या बात है, कोई कमी निकल आया उसमें। तो उसमें क्या है, ऑन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी। एनी पार्टी बोला हुआ है, दोनों में से कोई पार्टी इंस्पेक्शन भी कर सकती है। द कोर्ट और जज में ऑर्डर, क्या सच पार्टी बी at liberty to inspect and take copies of any entry banker's book of any purpose of the any of the purpose of the proceeding के किसी भी पर्पज के लिए वो कर सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर कौन करेगा, कोर्ट करेगा। द बैंक टू प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस within time specified in order certified copies of all such entries accompanied by further certificate no other entries are found। वो सारी सर्टिफाइड कॉपी से देगा और ये बोलेगा आप कोई एंट्री नहीं है ऐसी ऑफ द बैंक रिलेवेंट टू द मैटर इन इश्यू सच प्रोसीडिंग, मतलब उसने कुछ छुपाई नहीं है, सब बता दिया। दिस फर्दर सर्टिफिकेट ऑल्सो बी डेटेड एंड साइन बाय द, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। आगे, एन ऑर्डर दैट बैंक ऑफिसर शुड आइदर प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट और अपीयर एज ए विटनेस कैन बी मेड बाय कोर्ट लॉ विदाउट समनिंग द बैंक। अब देखो क्या बोला इसने, इसने बोला बैंक को नहीं बोल रहा, वो किसी ऑफिसर को बोल सकता है, क्योंकि अगर केस में उसका जिक्र आ गया तो ऑफिसर के नाम संबंध कर सकता, बैंक के नाम नहीं बोला हुआ है। द ऑर्डर सो पास शैल बी सर्व टू द बैंक एट लीस्ट 3 क्लियर वर्किंग डे। अब ये नोटिस किसको दे रहे हैं, बैंक को, कह रहे हैं भैया आपके बैंक में फलाने फलाने ऑफिसर है, उनको बुला दो। बिफोर द सेम इज टू बी, the bank may at any time before the time limited for compliance of such order either offer to produce their book at a trial or give notice to their intention to show cause against the order. If the bank chooses to give show cause against the order, then order पास by। अब इसमें क्या show cause क्या होता है, यहां बोला हुआ है show cause, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, show cause नोटिस जारी करता है। क्या कह रहा है यहां पे, चूज टू गिव सो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट में, देन द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट में कैन नॉट बी इन्फोर्स विदाउट फर्दर ऑर्डर। तो अगर उसने कोई आपत्ति जताई है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट को फिर लिखना पड़ेगा। जैसे कोर्ट ने कुछ कहा, बैंक ने कुछ आपत्ति जताई, ठीक है,
उस कंडीशन में फिर बैंक कोर्ट को एक और नहीं, ये आपकी आपत्ति को हम नहीं मानते, आपको देना ही होगा करके, ठीक है। तो बैंक को कुछ पावर भी दे रखी। अब बात आई कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन। भाई आप मांगा तो लेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट का क्या होगा? तो उसने बोला द कॉस्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर or for the purpose of this act, and the cost of anything done to be done under an order of the court for this purpose shall be in the discretion of the court। यानी उसके लिए खर्चा लेना है नहीं देना है कितना वो कोर्ट करेगा। द कोर्ट में फर्दर ऑर्डर सच कॉस्ट और ए पार्ट ऑफ देयर टू बी पेड बाय द बैंक टू द पार्टी। अब क्या बात बताए कि द कोर्ट में फर्दर ऑर्डर सच कॉस्ट, अगर उसकी वजह से कुछ किसी को कोई पेमेंट करनी पड़ रही है तो उसको बोल रहा है, बैंक को बोल रहा है, वो पार्टी बैंक को बोल रहा है टू बी पेड बाय द बैंक टू द पार्टी इफ दे हैव बीन इनकर्ड इन कॉन्सिक्वेंस एनी फॉल्ट इम्प्रॉपर डिले। कब? कई बार बैंक डिले कर देते हैं। अगर बैंक ने डिले कर दी और उसको कुछ नुकसान हो गया वहां पर, तो बैंकों को पेनल्टी टाइप का एक ऑर्डर कर सकता है कि भैया कॉस्ट जो है ये खर्चे वाला कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट का मतलब है जो हमारा दूसरे को लॉस होता है। एनी ऑर्डर मेड बाय द अंडर दिस सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू और कॉस्ट टू और बाय ए बैंक मे बी इन्फोर्स एज इफ द बैंक वार अ पार्टी फॉर द प्रोसीडिंग। तो उसमें बोला हुआ है कि कई बार क्या होता है, प्रोसीडिंग का पार्टी जो होती है, बैंक एक पार्टी भी होती है, उस कंडीशन में वो उस पेमेंट को देने के लिए मे बी इम्पोज कर सकता है। एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन अवार्डिंग कॉस्ट may on application of court of civil jurisdiction be executed by such courts as if the order is a decree for money passed। आप देखो कई बार क्या होता है कि एक ऑर्डर है वो पैसों का ही ऑर्डर है, डिक्री फॉर मनी पास बाय सेल्फ। However, the court that passed the order can also have the power to enforce its own order with respect to payment of cost। कई बार उसने बोला हुआ है कि कोर्ट अपने ही ऑर्डर को पास करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए अपने ही ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक एक्ट पूरा हो गया हमारा, और बिलीव करना इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम रहती है, आप कहते हो साहब इसमें से तो कुछ आया नहीं। अब एलआरबी तो हम पूरा ही करा रहे हैं ना, आप कह नहीं पाओगे इसमें से कुछ आया। भाई और क्लासेस में तो ए और बी मॉड्यूल कराया, सी और डी कराया, तो जो नहीं कराया उसमें चलो मान लें, लेकिन एलआरबी में नहीं कह पाओगे आप कि साहब कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं आया। जैसे बैंक का सट्टा हमारे में लिख रहा है कि भैया आपका क्लास बेकार है और हमने वो वाला क्लास देखा था, वो वाली क्लास अच्छी है, और गलती से अपना आईडी भी बदलना भूल गए। तो ऐसा ना कहना, क्योंकि एलआरबी तो हम लगभग कंप्लीट कर ही रहे हैं, ठीक है। अगला हम शुरू करते हैं। फोर्टी 47 यूनिट है, 47 नंबर यूनिट है। जितना आज हो जाएगा ठीक है, और अगर कुछ रह जाएगा तो उसको अगले दिन करेंगे। लेकिन ये जो हम शुरू कर रहे हैं, बड़ा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने लिखा हुआ टाइटल में, उसी से रिलेटेड कुछ है। ये जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो सेल्स होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है, जो सेल होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है। अच्छा, संतोष कुमार जी ने एक सवाल पूछा, फाइनल डिक्री एंड प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, जो एक तरह से जो आदेश होता है ना, पहली बार अवार्ड होता है, उसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं। लेकिन जब उस बंदे का अपील करने का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो डिक्री लेता है उसे फाइनल डिक्री बोलते हैं। एक यूट्यूब में पूछा हुआ है, प्लीज टेल मी अबाउट IIBF एग्जाम एट स्टार्टिंग दे आर गिविंग 5 क्वेश्चन अबाउट IIBF दैट स्कोर विल एट। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये जानना चाह रहे हैं IIBF अपना सर्वे टाइप में क्वेश्चन देता है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी वॉइस तो ठीक आ रही है शायद ना। चलो गुड, आगे हम आते हैं
अपने उस चैप्टर पे जो हमने लिया। तो वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कवर करूंगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के पहले में मीनिंग ऑफ एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और इसका एक्ट का नाम मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसलिए रखा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज करी है वो इसमें कवर किया है। ठीक है, तो नाम उसका कुछ अलग जैसा है और यहाँ कुछ अलग है। ठीक है, तो क्या चीज आई देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये चीज हट जाएगी, जम्मू कश्मीर सब जगह चलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर्स द एस्पेक्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड। A contract of sale of goods is also governed by the general principle of sale. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं उसके जनरल प्रिंसिपल इसमें भी लागू होते हैं, बट स्पेशली इनेक्टेड टू ले डाउन द लॉ रिलेटेड टू द सेलर। और जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया, इसमें दो तरह की एक्टिविटी, सेल करना और परचेज करना, इसको कंट्रोल, इसको लिखा गया है। और कैसे जी, किस चीज को, मूवेबल गुड्स। कोई मुझे बता सकता है इमूवेबल गुड्स को कौन से एक्ट में कवर करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सरफेस एक्ट में। सरफेस और बता है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन ये है कि इमूवेबल गुड्स, इमूवेबल चीजें जो होती हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, उसको कौन से एक्ट में कवर करते हैं? क्योंकि ये तो कह रहा है मैं तो केवल मूवेबल गुड्स करूंगा। कैसा क्वेश्चन पूछ दिया ना मैंने आपसे, इंटरेस्टिंग नहीं है? नहीं, सरफेस पे तो है ही सर वो। चलो, आंसर यूट्यूब वालों ने बड़े अच्छा आंसर दिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होता है। ओहो। समझ में आई बात? ये जो इमूवेबल गुड्स हैं उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काम करता है। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। भाई हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो कर लिया, एक चीज और है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होती है। चलो आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आंसर करता हूं। असेसमेंट नहीं, ध्यान से पढ़िए। असाइनमेंट। असाइनमेंट, असाइनमेंट भी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। जब हम कभी मेरे ख्याल से जो आज की जो क्लास है सेकंड वाली ना, सेकंड वाली क्लास में मैं बी मॉड्यूल के कुछ चैप्टर लूंगा इंपॉर्टेंट वाले, और उसका जो चैनल है वो नए वाले चैनल पे होगी, कई लोगों को पता नहीं होगा तो उसमें देख लीजिएगा। कोशिश में करूंगा कि इसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट, अब एक चीज सुनिए कि हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो जैसे हमने सारे एक्ट में डेफिनेशन पढ़ी ना, उसका गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब स्टॉक या शेयर, शेयर भी गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, घास फूस, पेड़ पौधे, थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लैंड विच आर एग्रीड टू सर्व बिफोर द सेल। अब देखो क्या होता है, कई बार आपने साहब घर खरीद लिया, अब घर में एक नल गड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज भी इसमें गुड्स में आएंगी। ठीक है, समझ में आती है? पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, उनसे लगी हुई अटैच्ड चीजें। ठीक है, बायर मीन्स जो बाई करता है या एग्री करता है, सेलर मीन्स जो सेल करता है या सेल करने के लिए एग्री करता है।
प्राइस का मतलब होता है मनी, उसके बदले में, कंसिडरेशन का मतलब उसके बदले में क्या दिया जा रहा है। डिलीवरी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, लेकिन वॉलेंटरी, ऐसा नहीं कि बंदूक रख के कर दिया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे आप ये मान लें कि ये इसकी है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग। जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, वही उसका टाइटल रखता है। डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फ्रिंजर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी, ये बेसिकली सारे जो हैं क्या है, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट। इनको भी वो कहता है इंक्लूड करता है। वॉर फिंजर सर्टिफिकेट क्या होता है सर? अब मुझे फिर देखना पड़ेगा इंटरनेट में। एक मिनट देखता हूँ, भूल जाता हूँ ना, मैं भी 6-6 महीने आपको पढ़ाता हूँ ना। एक मिनट, वैसे ही रिलेटेड टू शिपमेंट ही होता है। इसमें लिखा हुआ हु इज द कीपर और ओनर ऑफ वार्फ। अब वार्फ का मतलब क्या है, ये पोर्ट के लिए बोला हुआ है। जो पोर्ट में डॉक्यूमेंट होता है ना, पोर्ट के डॉक्यूमेंट को एक तरह से वार्फ इंजन, मतलब जो ट्रेड होती है उसकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, उसमें जो पोर्ट के कोई डॉक्यूमेंट है उसको बोला हुआ वार्फ। ठीक है। वारंट और ऑर्डर टू डिलीवरी ऑफ गुड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ द कंट्रोलर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि ये जो पोजीशन में चीज है आपकी है। जैसे मैं अगर बाजार से मोबाइल खरीद लाया, तो मोबाइल खरीदने में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड क्या होगा, बोलिए। बिल 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 उसका। चलो एक चीज और बता देता हूं मैं, बिल या कैश मेमो। बोलो, इसी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड है। कैश मेमो या बिल? कैश मेमो, कैश मेमो सर। अच्छा, बिल और कैश मेमो में क्या फर्क है? बिल और कैश मेमो में फर्क है, कैश मेमो तब जारी किया जाता है जब पेमेंट हो चुका हो। ठीक है। और बिल जब जारी किया जाता है, इसका मतलब पेमेंट अभी आना बाकी है। बिल काट दिया, आपने उसे चेक दे दिया, तो जब वो चेक क्लियर हो जाएगा तो ही वो बिल आपका काम करेगा। ठीक है। आप अधिकतर देखते हो मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो क्या मिलता है आपको, बिल मिलता है, कैश मेमो मिलता है? कैश मेमो, कैश मेमो। कैश मेमो। आप बिग बाजार से सामान लेते हैं तो क्या मिलता है, बिल मिलता है, कैश मेमो मिलता है? कैश मेमो मिलता है। अच्छा, कई सारे लोग ट्रेडर्स अपने जो बिल का प्रोफार्मा होता है उसमें ऊपर ही लिखते हैं कैश मेमो ऑब्लिक बिल। तो कभी कैश मेमो पे टिक कर देते हैं, कभी बिल पे। ठीक है। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं? टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड और सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल का, कल को मिलेंगी वो। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होती हैं? जिसमें जिसमें सीरियल नंबर वगैरह लिखा होता है। जैसे उसने कहा मुझे इस चेसिस नंबर की गाड़ी खरीदनी है, तो वो स्पेसिफाइड गुड्स। या उसने कहा जिसमें सीरियल नंबर होते हैं, बेसिकली आप ऐसे समझ लो। या गाय भैंस जानवर, उसने कहा मैं ये भैंस ले रहा हूं, तो स्पेसिफाइड गुड है। ऐसा नहीं 10 भैंसे मेरे को कोई भैंस दे दो। जैसे आप चीनी लेने आते हैं तो चीनी रखी बोरे में, वो डाल के देता है, तो वो स्पेसिफाइड नहीं हुआ चीनी वाला। मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? जो एजेंट होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है सेल करने की, कंसाइन करने की फॉर द पर्पज सेल, और बाई गुड करने की और रेज मनी करने की सिक्योरिटी देकर के। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली एग्रीमेंट है।
लेकिन वो सेल कब बन जाता है? वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेल कब होता है? जब वो गुड्स ट्रांसफर हो जाती है दूसरे के पास, ट्रांसफर हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम? सेल हो गया। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स जो होता है, जो सेल ऑफ गुड्स होता है, उसमें बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। मनी कंसिडरेशन बिना पैसों के लेन देन की बात करे बेकार है। मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। यहां इमूवेबल क्यों नहीं आ रहा है जरा बताएं तो? क्योंकि मैंने बता दिया था ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब मैं क्लास लेता हूं इस तरह की जो बीच की बातें बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करती है। नो पर्टिकुलर फॉर्म, अब कई बार ऐसा होता है कि उसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ही नहीं है, जैसे does not make it mandatory to enter into written contract for the sale of good. However, in a particular law provide the sale of certain types of goods to be done by the contract in writing. वो कह रहा है कि कोई इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है इस डीलिंग का, एक नॉर्मल उसमें कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों के लिए डीलिंग का फॉर्म है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री करना है, सरकार ने तय कर रखा है। Then that law has to be compiled and a contract has to be writing. The contract may be oral or written. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। कैन बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। अब कैन बी इम्प्लाइड का मतलब है कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो पार्टियों को पता है कि हम ये कर रहे हैं। जैसे आप बस में सफर करते हैं, टिकट खरीदते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाई, तो पहले ऑफर होता है बाई और सेल का, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, और फिर कई आगे जाकर के वो सेल बन जाता है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड क्या क्या चीजें होती हैं? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन इमीडिएट पेमेंट, एकदम से दे दिया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, और पोस्टपोन ऑफ डिलीवरी और पेमेंट, मतलब पेमेंट आज दे दो, सामान बाद में मिलेगा। ये तीनों चीज होती। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, क्या फर्क है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे उसे सेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सही से बोलूं मैं, एग्रीमेंट टू सेल। वो सेल है, यह एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो उसमें आप बात से समझ गए होंगे भाई, सेल होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, लेन देन हो गया, सामान हो गया, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा फ्यूचर में करेंगे। सेल क्या होती है? एब्सोल्यूट और कंडीशनल होती है, जबकि जो एग्रीमेंट होता है वो फ्यूचर में बात करता है। देखो, fulfillment of certain condition either before or after the conclusion of the contract sale of goods, तो वो उसमें कंडीशन लिखी रहती है, ऐसा ऐसा करेंगे हम। unless a different intention appear or terms of contract stipulations as of time of payment are not deemed to be essence of the contract, whether any other specific stipulation as to time of the essence of the contract is not depend on the terms of contract। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें। कई बार क्या होता है, किसी ने कोई प्रेशर में कुछ करा दिया, तो प्रेशर में कुछ कराएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, क्योंकि कंसेंट इज टेकन बाय द कोर्सन। दबाव में कुछ करा दिया तो उस कंडीशन में ये जो है डिफेक्ट ऑफ टाइटल होता है, और वो जो सेल हुई होती है उस सेल के जो कागज होते हैं बेकार हो जाते हैं, समझ लो। ठीक है। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ट्रांसफर देयर आफ्टर टू फिल, यानी दो बातें हैं कि भैया आप, हमने बात कर ली 20 दिन बाद आना, हम आपको टीवी बेच देंगे आला, या उसने कहा है कि जब आप अपना पुराना वाला टीवी दे दोगे तब हम बेचेंगे, कंडीशन हो गई। एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स द सेल, और जब वो पूरे चीजें फुलफिल हो जाती हैं तो वो सेल बन जाती है। ठीक है। और एन एग्रीमेंट टू सेल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी इन गुड्स
द ओनरशिप शैल पास टू द सर्टेन डेट, यानी इसमें वो ओनरशिप उसी के पास रहती है लेकिन फ्यूचर डेट में वो आती है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है कि भैया सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है। क्या बोला इसने, उसने कहा है सेल परफॉर्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें क्या है येट टू परफॉर्म होना होता है। सेल में ओनरशिप ऑफ गुड्स पास हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में किसके पास रहती है, पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट लेटर डेट, यानी अभी किसके पास है, फ्रॉम द सेलर, सेलर के पास है। और अगर सेल हो गई है तो रिस्क किसका, बायर का, और सेल नहीं हुई है तो किसका रिस्क है, सेलर का। गुड्स इज स्टिल विद द सेलर पासेस टू द बायर ओनली, मतलब रिस्क अभी सेलर के पास है। और अगला पॉइंट, इन ए सेल इफ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स द बायर कैन फाइल सूट, यानी अगर पैसे आपने दे दिए और आप 20 दिन बाद हम आपको सामान देंगे, तो सामान नहीं दिया तो बायर कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, सेल वाले में तो सामान पैसे दे दिए और सामान नहीं दे रहा। और इसमें क्या एग्रीमेंट टू सेल में, द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स द बायर कैन ओनली क्लेम डैमेज, मतलब कहने का मतलब एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि फ्यूचर में वो अगर आपसे पैसे नहीं ले रहा है और आपको सामान नहीं दे रहा है और कह रहा भैया वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हम नहीं मान रहे और पैसे नहीं लिए, तो कैंसिल हो सकता है। लेकिन सेल में क्या होता है, सेल में तो पैसे भी ले लिया, सामान भी दे दिया, और सामान भी दे दिया, और अगर नहीं देगा तो कोर्ट में जा सकता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स का ये पार्ट कर दिया, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगली क्लास हमारी 9:30 पर है, और 9:30 का जो मैं लिंक है अभी आपको दे दे रहा हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ढूंढने वगैरह में ना प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसका लिंक अभी दे रहा हूं। और मैंने बता दिया कि शाम को जो क्लास है, जो उसके बाद जो क्लास होगी, उस क्लास में जो टॉपिक है, जरा आप लोग बताओ तो कौन सा टॉपिक बताया था थोड़ी देर पहले, सिक्योरिटी चार्जिंग वाला टॉपिक लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो शायद एक क्लास में हो भी नहीं पाएगा, जितनी भी क्लास लगती हैं, और उसमें से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और हो सकता है कि आपके पीपीबी वाले पेपर में भी वो आए हुए हों, हो सकता है आपके पीपीबी वाले पेपर में भी वो आए हैं। कोई बता सकता है सिक्योरिटी ऑफ चार्जेस से कोई क्वेश्चन आया था, सिक्योरिटी ऑफ चार्जेस से कोई क्वेश्चन आया था, आया था सर, असाइनमेंट वाला शायद एक क्वेश्चन आया था। क्या था, कुछ बता सकते हैं? असाइनमेंट से संबंधित था, जो लियन वगैरह नहीं करते हैं उससे संबंधित कुछ था। हाँ, और कोई सर बताओ लीन तो, का था, ये तो हाइपोथिकेशन था, असाइनमेंट, और लीन लियन असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन भी था हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, सब। बिल्कुल सर, एक है पेयर मतलब मॉडरेट। उसमें पे मैच 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 करना था, मैच करना था अच्छा, उसमें कि सारी किसका चीजें। क्या था, तो 2 नंबर का आया होगा। हाँ हाँ है सर, 2 नंबर का था वो। नहीं सर, कई क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे, 1 नंबर के भी नहीं थे, 0.5 नंबर के थे। नहीं नहीं, मेरा सेकंड शिफ्ट था, मेरा सेकंड शिफ्ट था, उसमें था। ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने थे आपने, वो नहीं, भी जो अटेम्प्ट है सब चेक किए थे हम, करता है। रेडी सब किए थे अटेम्प्ट, लेकिन अब नहीं हुआ। ना अच्छा, कोई एक चीज बात और नहीं, आया था देखो। सर, हाँ हाँ, क्या था, एक स्टेशनरी बॉडी जो नहीं होती है, जैसे उसके बारे में क्वेश्चन आया था एक, कौन ये कौन से किससे दिए थे, रिलेटेड 4-5 था कुछ, जो। स्टेटरी बॉडी कौन सी नहीं है, हाँ, वो ऐसा तो कुछ था। ऑप्शन देख के पता लग नहीं, पाएगा। ऑप्शन थे ना उसमें, कौन सी है, एक तो LIC था, हाँ और ये 2-3 और था, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो LIC LIC स्टेशनरी है, है, LIC लेकिन है वो स्टेटरी दूसरे थे, बॉडी। वो भी आज ही तो सिमिलर हमने पढ़ा, थे। ये आज की क्लास में ये पढ़ा था ना हमने, हाँ, स्टेटरी बॉडी, ठीक है।